दोस्तों, ये रही आप लोगों की कमेंट्स जो आपने पिछली वीडियो पर की। जिन लोगों का नाम आज फीचर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग अपना नाम हमारी नेक्स्ट वीडियो में फीचर होते हुए देखना चाहते हैं वो हमारी आज की वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की मूवी उन लोगों के लिए बनी है जो अपने दिमाग की कसरत करवाना चाहते हैं। मूवी में जो कुछ हो रहा है वो सब आपको इतनी बारीकी से देखना और समझना होगा कि आखिर में जो ट्विस्ट आपके सामने आएंगे वो आपको हिलाकर रख देंगे। इसी वजह से इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। तो अगर आप भी अपने दिमाग की कसरत करवाना चाहते हैं तो शुरू हो जाइए आज की इस मूवी के लिए। मूवी की शुरुआत में हम रचना नाम की एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं जो एक केस के बारे में बात कर रही होती है। वो इस केस को लेकर 5 अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है और उन सभी के बयान अलग अलग नोट करती है। असल में रचना इस केस पर एक आर्टिकल लिख रही होती है, इसलिए वो उसको 5 चैप्टर्स में बांट देती है। जिसके बाद मूवी का पहला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है वॉइस ऑफ साइलेंस, यानी खामोशी की आवाज। इस चैप्टर में रचना सबसे पहले शैलेश नाम के व्यक्ति से मिलती है। शैलेश रिची और रघु को बचपन से जानता है और वो रचना को जानकारी देता है, जिससे हमें पता चलता है कि रिची और रघु जब बच्चे थे और खेल रहे थे तब एक दिन एक लड़का आकर अचानक रघु को मारने लगता है। अब ये देखकर रिची को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू या कोई नुकीली चीज लेकर उस लड़के को मार देता है। ये देखकर रघु घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर उसे भागता देखकर रिची भी उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में रघु पीछे पड़े लोगों से बचने के लिए अचानक अपना रास्ता बदल लेता है और रिची को छोड़कर कहीं और चला जाता है, जिसके बाद रिची अकेला पड़ जाता है और उधर दूसरे रास्ते पर भाग रहा रघु बंदरगाह के पास जाकर एक बोट में छिप जाता है और देखते ही देखते बोट मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। यानी उस मुसीबत में बचपन में ही रघु ने रिची को उसी हालत में अकेला छोड़ दिया था। खैर, इसके बाद रिची चर्च के एक फादर के पास जाता है जो उसका रियल फादर भी होता है। अब वहाँ पहले से ही पुलिस मौजूद होती है और जैसे ही रिची वहाँ पहुँचता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे 8 साल के लिए रिमांड होम भेज दिया जाता है। आगे मूवी के दौरान हमें पता चलता है कि रिमांड होम में रिची को एक पुलिस वाला बहुत परेशान करता था। वो उसे मारता पीटता था और जबरदस्ती काम करवाता था। एक तरह से बचपन में ही रिची को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद कहानी वापस शैलेश पर आती है जो अपने काम से मुंबई गया होता है। वहाँ उसकी मुलाकात अचानक रघु से हो जाती है और इसी बीच शैलेश रघु को पहचान लेता है। बातों ही बातों में वो उसे बताने लगता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी माँ अब मछलियाँ बेचकर अपना गुजारा कर रही हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद रघु फिर से अपने गांव वापस लौटता है और गांव पहुंचने पर उसकी मुलाकात शैलेश से होती है, जहां रघु शैलेश से कहता है कि वो अपना और अपनी माँ का पासपोर्ट तैयार करवाए क्योंकि वो शैलेश और अपनी माँ को लेकर दुबई जाने का प्लान कर रहा होता है। उसी बातचीत में रघु ये भी बताता है कि मुंबई में कुछ वक्त पहले एक डील होने वाली थी जिसमें एक लाल बैग शामिल था और अब वो उसी लाल बैग को चुराकर अपने गांव ले आया है, जिस वजह से उस डील से जुड़े मुंबई के गैंग मेंबर्स उसे ढूंढ रहे हैं। अब जब तक पासपोर्ट तैयार होते हैं तब तक शैलेश रघु को एक रूम दिखाता है और उसे वहीं ठहरने के लिए कहता है। फिर रघु वहाँ रहने लगता है, लेकिन तभी एक दिन अचानक कुछ लोग उसके घर के बाहर आ जाते हैं और उनके हाथों में हथियार होते हैं। उन्हें देखकर रघु समझ जाता है कि ये लोग शायद मुंबई के गैंग्स से हैं और ये देखकर डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसी वक्त कहानी में चैप्टर 2 की शुरुआत होती है जिसका नाम है रिचर्ड एंथनी यानी रिची। यानी ये चैप्टर उस लड़के को लेकर होने वाला है जिसको बीच में छोड़कर बरसों पहले रघु भाग गया था। खैर, इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि रिची का एक दोस्त है जिसका नाम है दिनेश। अब रचना को खबर मिलती है कि दिनेश इस वक्त जेल में है, इसलिए वो सीधे जेल पहुंचकर दिनेश से रिची के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने लगती है। जिसके बाद दिनेश रचना को अपने और रिची के अतीत के बारे में बताते हुए एक घटना का जिक्र करता है जो इस केस से जुड़ी हुई थी। यहाँ वो बताता है कि रिची एक लोकल गुंडा था और जब वो अपनी सजा काटकर बाहर आया तो वो शंकर पुजारी नाम के एक बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने लगा जो एक गैंगस्टर भी था। अब शंकर रिची से जो भी काम करवाना चाहता था रिची उसे बिना सवाल किए कर देता था, चाहे वो कानूनी काम हो या गैर कानूनी। इसी बीच एक दिन शंकर पुजारी रिची को बुलाकर कहता है कि उसे बालू नाम के एक आदमी को सबक सिखाना है। असल में बालू शंकर के लिए काम करता था, लेकिन किसी वजह से उसने शंकर को धोखा दे दिया और अब वो छुपा फिर रहा था। इसीलिए शंकर चाहता था कि रिची उसको पकड़ ले
अब शंकर को पता चलता है कि बालू अपनी बॉडी पर टाइगर की पेंटिंग करवाकर चौराहे पर घूम रहा है। उस दिन लोग जन्माष्टमी के मौके पर टाइगर पेंटिंग्स को शरीर पर लगाकर साथ में जश्न मना रहे थे। इस बीच ऋषि वहां जाता है और मौका देखकर बालू को ढूंढता है और फिर लकड़ी से बालू के सिर पर वार करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। खैर, उसको नॉकआउट करने के बाद ऋषि बालू को बंदरगाह पर भेज देता है। तभी ऋषि को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है और वो ये कि उसका पुराना दोस्त रघु वापस गांव लौट आया है। इसी दौरान हम ये भी समझ जाते हैं कि पहले चैप्टर के लास्ट में रघु के घर के बाहर जो गन लेकर खड़े हुए लोग थे वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि और दिनेश ही थे। रघु के आने की खबर को सुनकर ऋषि दिनेश के साथ सीधा रघु की लोकेशन पर आ गया था। वहां पहुंचते ही ऋषि बार बार रघु का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन रघु दरवाजा नहीं खोलता। आखिरकार मजबूर होकर ऋषि को दरवाजा तोड़कर अब अंदर आना पड़ता है। फिर अंदर आने के बाद ऋषि दिनेश को वो लाल बैग ढूंढने के लिए कहता है। अब काफी कोशिश करने के बाद दिनेश उस लाल बैग को ढूंढ लेता है और फिर ऋषि रघु से कहता है कि तुम मुझे भूल गए शायद, मैं वही हूँ जिसने अपने दोस्त को बचाने के लिए एक लड़के का कत्ल कर दिया था, लेकिन वही दोस्त उसको आखिर में छोड़कर भाग गया। हाँ रघु, मैं हूँ ऋषि जिसे तुम बीच में छोड़कर मुंबई भाग गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम नहीं तो मैं सही, मैं तुमको लेने आ ही गया, आओ तुम मेरे साथ चलो। लेकिन ऋषि की बात सुनकर रघु उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं आज रात डिनर पर उनसे मिलूंगा। पर ऋषि पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जबरदस्ती रघु को अपने साथ ले जाता है। ऋषि अब उसको उसी बोट पर ले आता है जहाँ उसने बालू को पहले से ही रखा हुआ था। इसके बाद ऋषि और बालू में जमकर मारपीट होती है, जिसके कुछ देर बाद ऋषि गुस्से में अपनी जेब से गन निकालता है और फायरिंग कर देता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर अगले सीन से तीसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम होता है फिश करी। ये चैप्टर असल में रघु की माँ रत्ना के बारे में होता है। अब एक बार रत्ना घर के सारे काम निपटाकर रात में घर में आराम कर रही होती है कि तभी उसे बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इसके बाद जब वो बाहर जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा रघु होता है। अब असल में रघु सिर्फ अपने घर के पास आकर अपनी माँ को देखने आया था, लेकिन फिर वो कुछ फील करता है और अपनी माँ से बिना मिले ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब तक रत्ना दरवाजा खोल देती है और उसको पहचान लेती है। अपने बेटे रघु को देखकर वो बहुत रोने लगती है और उसके साथ में रघु भी काफी इमोशनल हो जाता है। रोते रोते वो कहता है कि माँ, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हारा पासपोर्ट बस तैयार होने ही वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें दुबई ले जाऊंगा जहां हम अपनी आने वाली जिंदगी को सुकून से बिताएंगे। हालांकि उसकी माँ उसको समझाती है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए और उसको भी वहीं अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। इसी तरह वो अपने बेटे से वहीं रुकने की गुजारिश करती हैं, लेकिन रघु इसके लिए साफ मना कर देता है। इस बीच वो वादा करता है कि वो अगले दिन डिनर पर आएगा और अपनी माँ के हाथ की फिश करी खाएगा और उसी वक्त हम आने जाने के बारे में बात करेंगे। अब रत्ना इसके लिए राजी हो जाती है और रघु अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन रत्ना मछली बाजार जाती है, लेकिन इस बार मछली बेचने नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए मछली खरीदने। मछली खरीदते खरीदते वो अपनी सहेलियों से कहती है कि मेरा बेटा वापस आ चुका है और मुझे यहाँ से दूर दुबई ले जाना चाहता है, पर मैं उससे कह रही हूँ कि यहीं रह ले, विदेश में आखिर हम जैसे लोग कहाँ होंगे। इसके बाद मछलियाँ खरीदकर वो घर आती है और अपने बेटे रघु के लिए फिश करी बनाती है। अब देखते देखते शाम हो जाती है और वो अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है, लेकिन काफी देर हो जाती है पर रघु घर पर नहीं आता। इस तरह समय बीतता जाता है और रत्ना उसके इंतजार में बैठी रहती है, पर उसका इंतजार अधूरा रह जाता है क्योंकि रात तक उसका बेटा रघु घर पर नहीं आता। इसी मोमेंट पर तीसरा चैप्टर खत्म हो जाता है और शुरू होता है चौथा चैप्टर जिसका नाम है विस्पर्स इन द विंड, यानी हवा में हो रही खुसफुसाहट। इस चैप्टर में हम मुन्ना नाम के आदमी से मिलते हैं। ये जो शंकर पुजारी हमने देखा था उसकी कई सारी नाव होती हैं और मुन्ना उनकी रिपेयरिंग का काम करता था और मुन्ना के इस काम में एक छोटा बच्चा भी मदद करता रहता है और उस बच्चे का नाम होता है डेमोक्रेसी। हमें पता चलता है कि गांव के लोग मुन्ना को प्यार से लवर बॉय कहकर बुलाते हैं क्योंकि उसे बालू की बहन से प्यार होता है। वो उसे हर जगह फॉलो करता है लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो हमेशा उसे दूर से ही देखता रहता है और मन ही मन खुश होता रहता है। लेकिन उस लड़की को भी मुन्ना की इस हालत के बारे में पता होता है और कभी कभी आपस में दोनों की नजरें भी मिल जाती हैं। इस बीच एक दिन मुन्ना को पता चलता है कि ऋषि के आदमी ने बालू को बहुत मारा पीटा है और फिर उसे बेहोश करके कहीं नाव पर ले गए हैं। इस बात से बालू की बहन बहुत परेशान हो जाती है
और उसको परेशान देखकर अब मुन्ना यही सोचने लगता है कि आखिर रिची बालू को कहां पर लेकर गया होगा। इस बीच थोड़ी देर बाद रिची और उसके आदमी नाव लेकर वापस आते हैं और मुन्ना जब उस नाव को ठीक से देखता है तो उसको उस नाव पर खून और ब्रेड का एक टुकड़ा दिखाई देता है। अब ये देखकर वो अंदाजा लगाने लगता है कि शायद रिची ने बालू को मारकर समुद्र में फेंक दिया होगा। लेकिन एक बात ये भी थी कि ये सब सिर्फ उसका अंदाजा था और सच में क्या हुआ था उसका उसे कुछ भी पता नहीं था। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ रचना उस दिन के बारे में बालू से पूछ रही होती है कि आगे उस दिन क्या हुआ। अब असल में बात यह है कि पूरी मूवी में जो रघु नाम का आदमी है वो मिसिंग है और उसी के मिसिंग के केस के बारे में रचना सभी से एक एक करके पूछताछ कर रही है। खैर, बालू अब उसे कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देता है और इस बीच वो एक अजीब बात बताता है। वो कहता है कि अक्सर मुझे एक रहस्यमयी कौवा दिखाई देता रहता है और साथ में कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई देती रहती हैं। इसीलिए उसे जहाँ भी वो कौवा दिखता है वो उसे पत्थर लेकर मारने लगता है। इस चीज को याद करते हुए अब बालू उसे एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। एक दिन बालू और उसके साथ कुछ लोग समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए गए थे, तो उस दिन बालू को समंदर में मछलियों के साथ साथ एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भी मिला था। अब किसी वजह से बालू उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पास रख लेता है और उसे अपने घर ले आता है। अब जिस दिन वो उस लकड़ी के टुकड़े को घर लाया था उसी दिन से उसे एक अजीब सा कौवा दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब गायब हो जाता है। वो हर वक्त सिर्फ काएं काएं जैसी आवाजें सुनता रहता था, जिससे वो एक वक्त तक बहुत परेशान हो जाता है। फिर एक दिन उस कौवे की आवाज से परेशान होकर बालू उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर बाहर कौवे के ऊपर ही फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे फेंकता है वो लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिरकर टूट जाता है और उसके अंदर से चमकता हुआ सोना बाहर निकलता है। फिर उस सोने को देखकर बालू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब बालू रचना से कहता है कि मैंने सोचा कि उस सोने को बेचने से मेरी किस्मत बदल जाएगी। वो सोना कोई ऐसा वैसा सोना नहीं था, वो असल में समंदर की गहराइयों में मिला सोना था, जिसकी कीमत लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने उसे बेचने के लिए मुंबई के एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया, जिसने मुझे 10,000 रुपए एडवांस भी दे दिए और मैंने वो सोना उसको दे दिया ताकि वो और बड़े आदमी से डील करके मुझे मेरा हिस्सा दे सके। लेकिन फिर एक दिन उसका फोन आया कि डील होने से पहले ही वो सोना कोई और चुरा कर ले गया। तो मैंने उससे कहा कि इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम ही चोर को ढूंढो और मुझे मेरा बचा हुआ हिस्सा दे दो। पर उसने मना कर दिया और कहा कि जब तक वो सोना नहीं मिल जाएगा वो बाकी पैसे नहीं दे पाएगा। अब मैडम आप ही बताइए कि मैं उसकी बातों पर भरोसा कैसे करूं। इस बीच वो कहता है कि ये शंकर पुजारी भी उस सोने के पीछे पड़ा हुआ था। उसने रिची को ये जानने के लिए भी भेजा था कि आखिर मैंने सोने की डीलिंग की बात किससे की है। इस बीच अचानक उसको फिर से कौवे की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उठकर उसे मारने चला जाता है। इसके बाद अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और शुरू होता है मूवी का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम होता है रीजंस, यानी वजह। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। अब जिस दिन रघु मिसिंग हुआ था उससे ठीक एक रात पहले बालू और मुन्ना बैठकर शराब पी रहे होते हैं और बालू बीच बीच में उस कौवे के बारे में बता रहा होता है। अब चूंकि मुन्ना एक पेंटर भी है, इसलिए वो गांव के काफी लोगों को टाइगर की पेंटिंग से कवर कर देता है, क्योंकि जन्माष्टमी पर यही किया जाता है। फिर दूसरे दिन वो लोग सड़क पर निकल जाते हैं और एक सेलिब्रेशन में शामिल हो जाते हैं, जहाँ वो टाइगर की पेंटिंग के सामने डांस कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर रिची आता है और चौराहे पर बालू को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद वो बालू को अपने साथ नाव पर ले जाता है और उसको मारने पीटने लगता है। ठीक उसी समय रघु भी वहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि वो उसे पकड़कर वहाँ ले आया था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में रिची ने पहले जो गोली चलाई थी वो गोली उसने रघु पर चलाई थी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को समंदर में फिकवा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि रिची को लगता था कि रघु की वजह से ही वो 8 साल के लिए रिमांड होम गया था और रघु ने उसको धोखा दिया था और इसी धोखे की वजह से उसने रघु को आज मार डाला। अब मुन्ना के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि उसे लगता था कि रिची ने बालू को मार दिया है, इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए बालू के घर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो बालू घर पर नहीं होता। अब मुन्ना देखता है कि बालू की बहन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है और इस दृश्य को देखकर उसे पक्का यकीन हो जाता है कि रिची और उसके आदमियों ने बालू के साथ कुछ गलत किया है। इसीलिए वो अब रिची के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब जैसे ही मुन्ना वहाँ से जाता है तो
बालू पीछे से घर लौट आता है, क्योंकि रघु को मारने के बाद रिची ने बालू को ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर बालू की बहन उसे देखकर खुश हो जाती है। अब उधर दूसरी तरफ जन्माष्टमी होती है, इसीलिए सभी लोग टाइगर की पेंटिंग किए हुए आपस में जश्न मना रहे होते हैं और इन लोगों के बीच में रिची भी उनके साथ मिलकर डांस करने लगता है। ठीक इसी वक्त रिची को ढूंढते हुए मुन्ना वहाँ पर आ जाता है और दिनेश की जेब से गन निकालकर रिची पर फायर कर देता है। लेकिन जश्न के माहौल में कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं करता और देखते ही देखते वहीं पर रिची की मौत हो जाती है। अब उसको मारने के बाद मुन्ना वहाँ से जाने लगता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने अपनी प्रेमिका के लिए उसके भाई बालू की मौत का बदला ले लिया। लेकिन तभी दिनेश को अंदाजा लग जाता है कि आखिर रिची को किसने मारा होगा, इसीलिए वो फौरन मुन्ना को वहाँ पर नोटिस करता है और उसे शूट कर देता है। अब मरते मरते अपनी आंखें बंद करते हुए मुन्ना सोचने लगता है कि मैंने कभी अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर बात नहीं की, बात तो दूर उसके पास जाकर कभी बैठा तक नहीं। इसीलिए वो अपने अंतिम वक्त में यही सब इमेजिन करने लगता है कि वो उस लड़की के साथ है, उसके पास बैठा है और उससे बातें कर रहा है। और यही इमेजिन करते करते अब मुन्ना की मौत हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पर इन तीनों लोगों की हत्या हुई है, पहले रघु, फिर रिची और उसके बाद मुन्ना। खैर अब बालू यही सोचने लगता है कि रघु ने ही उसके सोने को चुराया होगा और शायद इसीलिए वो मुंबई की गैंग वालों से छुप रहा था। लेकिन उधर दिनेश के बारे में बात करें तो दिनेश रचना को सच बताने से इनकार कर देता है। साथ में वो ये भी कहता है कि रिची ने रघु को नहीं मारा, वो दोनों बचपन के दोस्त थे, आखिर वो उसको कैसे मार सकता है। इस तरह दिनेश रचना को अपने पर्सपेक्टिव से एक नई स्टोरी सुनाने लगता है। दूसरी तरफ शैलेश भी यही समझने लगता है कि शायद मुंबई के गैंग वाले लोगों ने रघु को ढूंढ लिया होगा और फिर वो उसे अपने साथ ले गए होंगे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने रघु को मार भी दिया हो, क्योंकि जिस दिन से शैलेश रघु को छोड़कर गया था उस दिन से रघु ने शैलेश को एक कॉल तक नहीं किया था, क्योंकि रघु ने शैलेश से वादा किया था कि वो उसे दुबई लेकर जाएगा, जबकि यहाँ तो बात कुछ और ही है। खैर अब उस सोने के बारे में बात करें तो रिची ने उस सोने को शंकर पुजारी को दे दिया है, यानी बालू असल में शंकर पुजारी के पास काम करता था। फिर एक दिन जब उसको इस खजाने के बारे में पता चला तो बालू ने शंकर पुजारी को ये बात नहीं बताई, बल्कि उसने खुद उस सोने को मुंबई में बेचने का डिसाइड कर लिया और मुंबई वाले गैंग लीडर से डील फाइनल कर ली। लेकिन जब मुंबई वाला ऊपर के लोगों से डील करने वाला था तो रघु ने आकर उस सोने को चुरा लिया और वो वापस अपने गांव लौट आया। इसके बाद इसकी खबर शंकर पुजारी के आदमियों को लग गई और उन्होंने ये खबर फौरन शंकर पुजारी को जाकर दे दी। इसीलिए तब से शंकर पुजारी ये समझता है कि वो सोना असल में बालू का नहीं बल्कि उसका है। पर फिर भी अनफॉर्चुनेटली रिची ने रघु को आखिर में मार दिया। इस तरह रचना इन सभी की गवाहियों के आधार पर अपनी 5 चैप्टर्स की रिपोर्ट को तैयार करती है, लेकिन वो खुद इतनी कंफ्यूज होती है कि किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए फाइनली वो उन 5 चैप्टर्स को खत्म करके एक नाम रखती है जो होता है एज सीन बाय अदर्स, यानी जिसने जैसा देखा वो अपने दिमाग से वैसा ही निष्कर्ष निकाल ले। और इसी के साथ ये मूवी होती है दी एंड। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में रघु ने ही वो सोना चुराया था? आखिर वो दुबई क्यों जाना चाहता था और क्या जो मूवी में हुआ वो सही था? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार सस्पेंस थ्रिलर कहानी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।